तो देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो है ए बैच में तो मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, तो उनका तो देखो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि है ना, थोड़ा सा क्लास जल्दी मिस छोड़नी पड़ गई थी, तो ए बैच में एक टॉपिक मैंने करवा दिया ऑलरेडी। तो वो लोगों का तो देखो थोड़ा सा देर के थोड़ी देर के लिए रिपीटिशन ही होगा जस्ट। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बी एंड सी बैच के जो बच्चे हैं, उनके लिए टॉपिक बिल्कुल न्यू है। पर ए बैच वालों के लिए थोड़ी देर के लिए लेक्चर एक तरह से रिपीटिशन होगा। ठीक है, तो एक तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ना, उनको डिस्कस तो मैं चलो लास्ट में करूंगा। बट अब मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू। तो लास्ट में जो हम टॉपिक देख रहे थे उसका नाम था किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आवाज आ रही है मैम मेरी सबको? आपको आ रही है आवाज? बेटा हैंड रेस कर दो एक बार, आवाज आ रही है तो। ओके, ठीक है, फाइन है। तो बेटा बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने को देखो क्लास अटेंड करनी है। ऐसा नहीं कि अपन जस्ट मस्ती मारते रहे, कुछ भी एडिट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो बेटा फिर कोई सेंस नहीं है उसका, है ना। कुछ भी किसी के भी नाम से आप एंट्री कर रहे हो और कुछ भी गलत लिख रहे हो, तो बेटा ये फिर मतलब है ना, ये कोई ठीक चीज तो है नहीं। 2 4 5 मिनट की खुशी है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अपना सिंसियरली क्लास अटेंड करो। जो सिंसियर हो वो इसमें कनेक्टेड रहे, जिसको मस्ती वस्ती मारनी है तो बेटा वो कोई और तरीका ढूंढे मस्ती करने का, है ना। ये कोई ज्यादा देर तो चलेगा नहीं। तो वो प्लीज मुझे भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि देखो मतलब ये चीजें करना, ऑनलाइन लेना और ये सब ऑलरेडी थोड़ा सा मुश्किल होता है काम, है ना। तो जितना कंसंट्रेशन तुम टीचर को बनाने दोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी बच्चे कुछ लिख रहे हैं या फिर अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्लास में फैला रहे हैं या कोई और गलत नेम से एंट्री मार रहे हैं, तो बेटा उनको 1 2 मिनट की कोई खुशी जरूर मिल जाएगी, बट खास उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अपना पढ़ाई करो बस ध्यान से। जब क्लासेस ओपन हो जाएगी वापस नॉर्मल मोड आ जाएगा। तो बस ये ऑनलाइन का बेटा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अपना जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो, अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ये नहीं कि अपन मान लो अभी नहीं हो, ऑनलाइन क्लास भी ना हो तो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो बस कंटिन्यूटी अपनी बनी रहे और अपना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी पता नहीं है कब चीजें नॉर्मल होगी। इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज करें। जो भी बच्चे बेटा मस्ती के मूड में हैं या फिर कुछ और, जैसे अभी कुछ गलत वलत कुछ भी लिख रहे थे या किसी के नेम से एंटर कर रहे थे, वो बेटा मैं ये समझूंगा कि 1 2 मिनट की खुशी के खातिर वो अननेसरी गलत ना करें। तो जो बाकी सिंसियर बच्चे यहाँ पर हैं उनको डिस्टरबेंस उससे होता है। तो जो नहीं पढ़ना चाहता हो, जो सिर्फ डिस्टरबेंस फैलाने के लिए क्लास में एंट्री करा है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे लीव कर जाए खुद ही। क्योंकि इससे 1 2 सेकंड 1 2 मिनट की खुशी उसको मिलेगी, उससे कोई वो बहुत बड़ा हीरो नहीं साबित होगा। अगर वो इतना बड़ा हीरो है तो बॉर्डर पे जाके खड़ा हो और दिखाए कि वो कितना बड़ा हीरो है। ठीक है, ये लिखने से ये करने से कोई बहुत ज्यादा कोई इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। 1 2 10 सेकंड की खुशी, बस उसको मजा आ गया कि हाँ मैंने ये कर दिया, उससे कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, तो अब थोड़ा सिंसियरली काम करो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काम अपना, है ना। तो आराम से ध्यान से सुनना। मैं आखिरी में अनम्यूट भी कर दूंगा सबको, है ना। जिसको कुछ पूछना हो तो वो पूछ भी सकता है लास्ट में, पर बीच में मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि बेटा फिर अननेसेसरी कुछ लोगों को जो है कुछ ना कुछ बोलने की आदत है, कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, तो इसलिए फिर वो क्लास में डिस्टरबेंस फैलेगा। तो अभी मैं बहुत ध्यान से आराम से धीरे धीरे चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, फिर आखिरी में मैं कोशिश करूंगा अगर मैं अनम्यूट कर सकूँ तो, या जिसको पूछना हो हैंड रेज कर दे उसको मैं अनम्यूट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। 1 2 क्लास में सब सेटलमेंट हो जाएगा, पर थोड़ा स्टार्टिंग में कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी अपने। तो चलिए, तो मैं हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हो सके तो अपना वीडियो भी सब लोग ऑन रखो, सो दैट मुझे पता रहे कि कितना सिंसियरली अपन काम कर रहे हैं। जिसके लिए पॉसिबल है वो रखें ऑन। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज, नेक्स्ट हेडिंग अपन लिख रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखो एक सर्किट में यहाँ पे बना रहा हूँ। एक स्पेशल टाइप के सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो किस टाइप का वो सर्किट होता है देखो।
ये ऐसे 4 कैपेसिटर्स इस तरह से लगे हैं और एक फिफ्थ कैपेसिटर और यहाँ पे लगा है इस तरह से। और एक देखो ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, एंड दिस इज C5। ड्रॉ कर लो देखो इसको। इस सर्किट की देखो खास बात ये है कि अगर तुम देखोगे ना तो कोई भी तुम्हें दो कैपेसिटर ना तो तुम्हें सीरीज में दिखेंगे, ना दो कैपेसिटर कोई पैरेलल में दिखेंगे। ठीक है ना, कोई भी दो कैपेसिटर ना तो सीरीज में ना पैरेलल में। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें कोई मान लो लग रहा हो कि C1 और C2 सीरीज में है, तो C1 C2 तो सीरीज में है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो जो चार्ज आएगा, जो चार्ज यहाँ से आएगा वो क्या हो जाना है, इधर डिवाइड हो जाना है। यहाँ से जो चार्ज चलेगा उसने हो जाना है डिवाइड, है ना। यहाँ से अगर जो चार्ज चलेगा वो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाना है, यहाँ और यहाँ में डिवाइड हो जाना है। ऐसे अगर पैरेलल की कोशिश करें अपन तो कोई पैरेलल भी अपने को नहीं दिखेगा। ठीक है ना, पैरेलल भी कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि पोटेंशियल नेमिंग अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो पोटेंशियल दो पॉइंट्स का, कोई भी दो पॉइंट के बीच अगर अपन कैपेसिटर देखें, जैसे मान लो ये A पॉइंट लिखा मैंने, ये B पॉइंट लिखा, ये C पॉइंट लिखा और ये D पॉइंट लिखा। ठीक है, तो ये चार पॉइंट जैसे मान लो लिखे मैंने A B C एंड D, तो इन चारों पॉइंट्स के ऊपर कोई भी दो कैपेसिटर जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच नहीं आ रहे। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी पैरेलल में भी नहीं है। ठीक है, तो ना तो कोई दो कैपेसिटर सीरीज में है, ना ही दो कैपेसिटर पैरेलल में है। तो इस टाइप का जो स्पेशल सर्किट होता है 5 कैपेसिटर्स का, उसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि अगर इफ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, देन ये मान लो मैंने पॉइंट लिखा कोई, इसको मैंने मार्क कर दिया मान लो P पॉइंट, ये मान लो कोई P पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, और ये मान लो कोई Q पॉइंट है। तो ये P और Q पॉइंट अगर मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो देन स्पेशल बात ये है कि VP इक्वल टू VQ हो जाएगा, एंड C5 विल बी, C5 will be short circuited। C5 will be short circuited। ठीक है, तो C5 शॉर्ट सर्किटेड होगा, इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये कैन लिखा है यहाँ पे, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। तो भाई ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है इसका प्रूफ देखो, ये अगेन ये जो टॉपिक है वो वैसे तो अगले चैप्टर का पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमें इसको बस याद रखना है कि अगर ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें 5 कैपेसिटर्स लगे और कोई भी सीरीज पैरेलल में ना हो और इस तरह का कनेक्शन हो उसमें, जैसा कनेक्शन यहाँ पर है,
तो वो जो सर्किट होता है उसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और अगर इसमें C1/C2 इक्वल टू C3/C4 होता है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, तो जो मिडिल वाला कैपेसिटर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाता है वो सेम हो जाता है, और हम इसको बीच वाले को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव अगर कर देंगे तो बताओ, उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि क्या C1 C2 और C3 C4 सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है ना, इस वाले केस में C1 C2 और C3 C4 जो है सीरीज में हो जाएंगे। अगर C5 हट गया तो आप ध्यान से तुम देख सकते हो, भाई मान लो मैंने इसको हटा ही दिया, ठीक है, बीच वाले सर्किट को, इसको तुम है ना अलग से ड्रॉ कर लेना, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहीं पर। ये देखो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। नीचे इसको दोबारा ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जिसके अंदर ये बीच में यहाँ बना लेना दोबारा से, जिसके अंदर इसको रिमूव्ड बना देना। ड्रॉ कर लो, देखो इसको। हर्षिन बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अनम्यूट तो नहीं कर पाओगी, चलो मैं एटलीस्ट मुझे पता रहे कि इस बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अब तो मैंने बोला इसको रिमूव कर सकते हैं, तो बताओ फिर इन दिस कंडीशन, अब जो सर्किट तुमने बनाया ना उसके साथ ही लिख लेते हैं, इन दिस कंडीशन सी इक्विलेंट, सी इक्विलेंट इक्वल टू, तो जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, सीरीज में दोनों ऊपर वाले क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, और ये दोनों आपस में कैसे हो गए फिर, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो इसका मैं इक्विवेलेंट अगर लिखूं, तो इक्विवेलेंट देखो किस तरह से आएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 + C4। बोलो आ जाएगा ये? ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सीरीज मैंने कर दिया इसको, ऊपर के दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए, ये दोनों भी आपस में सीरीज में हो गए ना। जितने लोगों के लिए भी वीडियो ऑन रखना पॉसिबल हो तो वो पॉसिबल ही है ना, वीडियो को ऑन रखो, सो दैट मुझे भी कंफर्टेबल लगे कि भाई हाँ मेरी बात कन्वे हो रही है तुम्हें। ठीक है, तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, और साथ में हमने ऐड कर दिया C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 + C4। तो ये सी इक्विवेलेंट का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये होता है भाई व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब ये बात ध्यान रखना कि ये जब भी होगा, जब भी ये रेशियो इक्वल होगा, तो उस केस में पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। और जब भी इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, उस केस में ये दोनों सीरीज और ये सारे आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन पैरेलल में हो जाएंगे समझ में आ ही रही है? ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो है आपस में पैरेलल हो जाएगी। फिर एक नीचे स्टेटमेंट लिख दो इसके साथ नीचे, अबव कंडीशन इज कॉल्ड एज, above condition is called as condition of balanced Wheatstone bridge. Above condition is called as condition of balanced Wheatstone bridge. ठीक है, तो यहां तक की बात देखो सभी को समझ में आ गई। तो अब देखो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से।
एक क्वेश्चन देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अब। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। इस तरह से देखो एक ये क्वेश्चन है। ये एक ये एक सर्किट गिवन है ऐसे। इस तरह का सर्किट है जैसा मैंने अभी बनाया था। एंड दिस इज 2 माइक्रो फैरेड। और ये भी 2 माइक्रो फैरेड है। 2 माइक्रो फैरेड। ये सारे जो है वो 2 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर है। और इस पे कुछ पॉइंट देखो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये पॉइंट पी है। ये क्यू। ये आर है और ये एस। हमें दो चीजें देखो इसमें निकालनी है। एक तो देखो पता करना है हमने इसमें सी इक्विलेंट पी क्यू। और एक पता करना है सी इक्विलेंट आर एस। एक तो लिखना है, जो पता करना है कैलकुलेट जो करना है, एक तो सी इक्विलेंट पी क्यू और दूसरा सी इक्विलेंट आर एस। ठीक है। तो बताओ जतिन, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करना है। तो सी इक्विलेंट पी क्यू, मैंने क्या बताया था देखो, जिसके अक्रॉस हमें इक्विलेंट निकालना होता है ना, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना होता है, बैटरी वहीं पे कनेक्ट करनी होती है। ठीक है, बोलो जन्नत, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पी क्यू के अक्रॉस हमें बैटरी लगानी है ना, तो पी क्यू के अक्रॉस बैटरी लगानी है। तो देखो पहली बात तो मेरी समझ में आ गई कि पहले केस में इस तरह का कोई सर्किट रहने वाला है। तो बताओ पहचान क्या है व्हीट स्टोन की? व्हीट स्टोन की पहचान यही है कि ना तो कोई सीरीज में होगा ना कोई पैरेलल में होगा, इस तरह से वो कनेक्टेड होंगे। तो बताओ यहाँ से जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया देखो। ठीक है, उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। मतलब ना तो कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में। तो नहीं होता उस केस में। मैंने क्या बताया था, अगर इनका रेशियो बराबर हो, तो बताओ यहाँ पे रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2/2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2/2 आ रहा है। तो रेशियो बराबर आ जाए तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है दैट कैन बी रिमूव्ड। तो और उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली अब क्या क्वेश्चन बन गया भाई। अब मुझे लग रहा है कि इसको सीधा सीधा सॉल्व करना अब आसान है। बताओ, टू और टू आपस में सीरीज में हो गए, और फिर से टू और टू आपस में सीरीज में हो गए। ठीक है, टू और टू सीरीज हो गए, टू और टू सीरीज हो गए, वो आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो या तो तुम, मैंने जो तरीका बताया था तुम्हें C/N वाला है ना, बोलो जा रहा है सारा बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टू और टू जो सीरीज में है और ये टू और टू जो सीरीज में है, फिर आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं कर देता हूँ 2/2 C/N वाले तरीके से, प्लस दूसरा भी क्या कर देता हूँ 2/2। तो आंसर क्या बनने वाला है? 1+1 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर बोलो, सबको समझ में आ गई होगी बात? आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो 2 माइक्रो फैरेड आ गया। पहला तो देखो डन है। अब अगला पार्ट है भाई, आर एस के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर एस के अगर अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट हमने निकालना है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे फिर। तो आर एस के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालने का मतलब होता है कि हमने बैटरी किस किस के बीच कनेक्ट करनी है? आर एंड एस के बीच कनेक्ट करनी है। तो बेटा आर और एस के बीच जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो अब चीजें देखो बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी देखना। तो अब एक बार एक काम कर लो,
ठीक है, तो आर और एस के बीच बस इमेजिन कर लो, मैं थोड़ा सा बैटरी तुम्हें लगा के शो कर देता हूँ, बाकी रीड्रॉ करना चाहो तो कर लेना। बाकी अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आर और एस के बीच हमें बैटरी लगानी, मतलब इस तरह से अब बैटरी को इमेजिन करना है। ठीक है ना, अब हमें इमेजिन करना है बैटरी को आर और एस के बीच। तो अब आर और एस के बीच अगर इमेजिन करोगे तो अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा सर्किट नहीं है। ठीक है ना, अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, अब ध्यान से अगर देखोगे तो भाई देखो, ये जो सर्किट है ये वाला, यहां से तुम देखो, ये जो चार्ज निकल के आएगा इधर से क्यू, फिर ये भी इधर क्यू जाना है, बताओ यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों बताओ कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। भाई अब तो आ ही गए, बोलो जसगुन समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये टू और टू आपस में सीरीज में हो गए, और ये टू और टू भी आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, और ये बीच वाला टू के साथ ये तीनों कैसे हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है ना, बोलो गैविश ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये टू एंड टू, ये भी टू और टू, और ये साथ में वन बीच में। तो अब जो इक्विवेलेंट आने वाला है, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट आर एस, दैट विल बी इक्वल टू, अब टू और टू सीरीज हो गए, तो टू और टू सीरीज हो गए तो बताओ क्या हो जाएगा, वन, प्लस बीच वाला टू पैरेलल हुआ, तो ये टू, प्लस ये टू और टू भी कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये भी हो गया वन। तो आंसर क्या बना बताओ? आंसर बन गया फिर भाई अपने पास 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसका आंसर 4 माइक्रोफैरड आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो हर्षिरत क्लियर है बात? ठीक है, तो अब देखो, अब ये मेरा कहने का पर्पज अल्टीमेट ये है कि अपने को पहले देखना पड़ेगा कि किन किन पॉइंट के बीच हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो चलो वीट स्टोन है, वीट स्टोन है, ऐसा नहीं। पहले तुम ये भी देख लेना कि किन किन के बीच हमने कैपेसिटेंस निकालनी। बोलो समायरा क्लियर है बात? ठीक है, तो पी और क्यू के अक्रॉस अगर निकालनी है तो उस अकॉर्डिंग करेंगे, आर और एस के अक्रॉस निकालनी है तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको देखो क्लियर कर रहा हूं यहां से। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो उसको भी ध्यान से करते हैं। ठीक है, एक दो क्लास में अपना अच्छा फ्लो बन जाएगा, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, थोड़ा सा नई नई चीज है तो ऑनलाइन थोड़ा सा एक एक दो क्लास थोड़ा सा लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, स्टार्टिंग में अपन आराम से करेंगे काम, पर ध्यान से करेंगे बस। तो तुम बस ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ। तो देखो अगला सर्किट में ये बना रहा हूँ, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे बीच में लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आ रही होगी, टू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 3 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये देखो ये पॉइंट पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट पी है, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू। और इसमें भाई हमें बताना है कि सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट पी क्यू, ये बताना है। अब देखो जो ऐसा सर्किट होता है ना, इस टाइप का सर्किट, अब देखने में तो इसमें भी देखो वही प्रॉब्लम है, इसमें भी डायरेक्टली ना तो कोई सीरीज में नजर आएगा, ना कोई पैरेलल में नजर आ रहा है। ठीक है ना, ना कोई सीरीज में दिख रहा है, ना कोई पैरेलल। पर अब ध्यान से तुम ये देखो कि ये भी एक्चुअल में क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब वही सर्किट है ये भी, है ना, पर इसको बना ऐसे रखा है। अभी मैं तुमको इसको रीड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो कि भाई ये सर्किट और जो मैंने अभी पहले सर्किट बनाया था इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं रीड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। मैंने सबसे पहले क्या किया, पोटेंशियल नेमिंग करी।
तो पोटेंशियल नेमिंग करी तो किस किस के अक्रॉस बनाना है बताओ, पी एंड क्यू के अक्रॉस बनाना है, तो एक तरफ मैंने क्यू पी लिख लिया, एक तरफ मैंने क्यू लिख लिया। ठीक। अब देखो मैंने, अब मुझे बताओ मैं और किसी पॉइंट का पी लिख पाऊंगा कि, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट का लिखने की, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। ऐसे बताओ ये क्यू है, तो इस वाले लाइन में मैं क्यू नहीं लिख पाऊंगा कि इसमें बीच में कैपेसिटर आ गया। ठीक है, तो ये पी है, तो फिर मैं ना तो किसी को पी लिख पा रहा हूँ ना किसी को क्यू लिख पा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, है ना, जसप्रीत बोलो क्लियर है बात। ठीक है, ये पी है तो इसको हम पी नहीं लिख पाएंगे, ऐसे ही ये क्यू है तो इसको भी क्यू नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे नए नाम देने पड़ेंगे भाई, नए नाम देना हमने क्लास में सीखा हुआ है, तो देखो नए नाम मैं देता हूँ कुछ, इसको नाम देता हूँ आर, और इसको नाम अपन देते हैं कुछ एस। ठीक है, इसको नया नाम दे दिया, कुछ आर और एस नाम दे दिए। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ भी देखो उसी की तरह से मुझे बना के दिखाना है, इस वजह से मैं पॉइंट भी यही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें दिख जाएगा कि ऐसे ड्रॉ करना और ऐसे ड्रॉ करना एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखो अपन एक एक करके एक एक कैपेसिटर को इंक्लूड करते हैं सर्किट में। तो सबसे पहले मैं पी एंड आर के बीच एक कैपेसिटर लगाना है, तो चलो मैंने उठाया, एक पी से उठाया और एक आर से उठाया, देखो पी एंड आर के बीच एक कैपेसिटर लगा दिया। उसके बाद बताओ एक किसके बीच लगाना है, आर और क्यू के बीच लगाना है। ठीक है, तो एक मैंने लगा दिया आर और क्यू के बीच, तो ये लगा दिया देखो आर एंड क्यू के बीच, ये आर एंड क्यू के बीच लगा दिया। आर और क्यू का काम डन हो गया, मैं वैल्यू भी मार्क करते चलता हूँ, देखो आर और क्यू, आर और क्यू, ये वाला आर और क्यू है, इस तरह से आर और क्यू है, तो आर और क्यू के बीच वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो फैरेड है। और भाई पी और आर के बीच कितना था, 4 माइक्रो फैरेड था। अब इसके बाद नंबर आता है, पी एंड एस के बीच भी कोई है क्या, हाँ बिल्कुल है, पी एंड एस के बीच 2 माइक्रो फैरेड, तो पी और एस के बीच लगा देते हैं लोग, ये देखो ये मैंने लगा दिया, पी एंड एस के बीच 2 माइक्रो फैरेड। तो फिर एस और क्यू के बीच भी एक है, एस और क्यू के बीच भी एक है, ये देखो कितनी वैल्यू है एस और क्यू के बीच, 3 माइक्रो फैरेड, तो ये 3 माइक्रो फैरेड। चार तो बन गए भाई, एक रह रहा है कोई, कौन सा रह रहा है, ये बीच वाला रह रहा है ना, आर और एस के बीच जो लगाओ 5 है ना, वो रह रहा है। तो चलो जी उसको भी बना लेते हैं लोग, आर और एस के बीच भी बना देते हैं। ये मैंने आर और एस के बीच भी ड्रॉ कर, कितना कैपेसिटेंस है भाई, वो 5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस है। तो ये पी और क्यू, अब तुम ध्यान से देखो किसके अक्रॉस निकालना था बताओ, पी और क्यू के अक्रॉस, तो अब तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये और वो तो एक ही बात थी। तो अब अपन थोड़ा सा पिक्चर ही दिमाग में रखेंगे कि ये भी व्हीट स्टोन होता है, या तो देखो दोबारा बना बना के देखो, नहीं तो एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो अब बताओ बैलेंस कंडीशन में है क्या ये, है ना, ये बैलेंस कंडीशन मैंने क्या तरीका बताया तुम्हें, कि अगर कोई भी एडजेसेंट दो का रेशियो, ठीक है, कोई भी एडजेसेंट दो का रेशियो अगर सेम आ जाए, तो फिर वो बैलेंस कंडीशन में होते हैं। तो एडजेसेंट बताओ, या तो तुम 4/2 करके 6/3 करके देख लो, ये रेशियो भी सेम आ रहा है ना, या फिर तुम इनको करके देख लो, 4 और 6 और 2 और 3, दोनों एक ही, मतलब रेशियो तो इक्वली आ रहे हैं। भाई समझ में आ रही है बात, 4 और 6 को देखो, ये भी क्या हो गया, 4/6 हो गया 2/3, और ये भी क्या हो गया 2/3, तो ये भी क्या हो गया 2/3, और ये हो गया 4/6, इसलिए ये क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में तो क्या कर दोगे बताओ, बीच वाले को रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे सॉल्यूशन में, लिख लो एक लाइन, द गिवन द गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज, द गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज is in balanced condition, is in balanced condition, therefore 5 microfarad, therefore 5 microfarad is short circuited, 5 microfarad is short circuited, and it can be removed, and it can be removed.
ठीक है, तो अब अपन इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो सी इक्विवेलेंट पी क्यू इक्वल टू, वही तरीका देखो, क्या लिखें, 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। यही होगा, 4 × 6/4 + 6 और 2 × 3/2 + 3। बस तो सॉल्व कर लो इसको। ये कितना आ गया, ये 24/10 आ गया, प्लस ये 6/5 आ गया। तो अगर पॉइंट्स में करना चाहते हो तो पॉइंट्स में कर दो, 2.4 + 1.2, तो ये 6, तो आंसर आया 3.6 माइक्रो फैरेड। बोलो भाई, क्या अभी समझ में आ गई बात? ठीक है, तुम बस बोल दो, मुझे दिख जाएगा बस वीडियो में, सो दैट आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो 3.6 माइक्रो फैरेड ये आंसर आ जाए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, तो आंसर आ गया 3.6 माइक्रो फैरेड। तो ये भाई व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है म्यूचुअल कनेक्शन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स। म्यूचुअल कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स। तो देखो भाई, इसके अंदर जैसे मान लो एक एक कैपेसिटर है और इसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया। इस तरह से एक बैटरी से चार्ज किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ V1। ऐसे ही उसकी कैपेसिटेंस है कुछ C1। ठीक है, एक और कैपेसिटर है इस तरह से, और इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF है V2 और कैपेसिटेंस है C2। क्लियर हो गई बात? ये दो कैपेसिटर हैं, है ना, जिसको अलग अलग बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं। इसको C1 कैपेसिटेंस है, इसकी C2 कैपेसिटेंस है, इसको V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं, इसको V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं। अब क्या किया देखो, नाउ चार्जिंग बैटरीज, चार्जिंग बैटरीज आर रिमूव्ड। चार्जिंग बैटरीज आर रिमूव्ड। तो चार्जिंग बैटरीज रिमूव करेंगे तो बताओ भाई, ये जो प्लेट है ना, ये कैपेसिटर फुल बढ़िया चार्ज हो जाएगा एकदम, ये दूसरा वाला भी एकदम बढ़िया चार्ज हो जाएगा, और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, और ऐसे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव। इस पे कितना चार्ज हो जाएगा भाई, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा C1V1, और इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा माइनस में C1V1। ऐसे इस प्लेट पे कितना चार्ज है,
C2V2, और इस पे कितना हो जाएगा माइनस में C2V2। भाई ठीक है बात, कविश क्लियर है बात? ठीक है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, ऐसे ही पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो भाई जपलीन की समझ में आ रही है ना बात? तो C1V1 और -C1V1 और C2V2 और -C2V2। अब देखो करना क्या है, ऊपर हेडिंग क्या लिखी है मैंने, म्यूचुअल कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स। अब हमें क्या करना है, इन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, इन कैपेसिटर्स को म्यूचुअली कनेक्ट करना है। म्यूचुअली कनेक्ट करने के भी देखो दो तरीके हैं। तो देखो, अब मैं केस वन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं केस वन यहाँ पे लिखता हूँ। केस वन, इफ सिमिलर प्लेट्स, if similar plates are connected together, if similar plates are connected together, तो सिमिलर प्लेट्स मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। देखना भाई, जैसे मैंने सर्किट बनाया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, एक स्विच की मदद से जोड़ते हैं, चलो इसको देखो ऐसा बना लेते हैं इस तरह से। और ये मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2। अब देखो क्या किया है इसको, इसमें किया हमने एस इज क्लोज्ड, एस को क्लोज कर देना है। तो क्लोज कर देना है तो फिर देखो ये कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे मैंने स्विच क्लोज करके डायग्राम बना दिया इस तरह से, ऐसे बना दिया। कैपेसिटेंस तो वही C1 रहेगी, ये C2। ये प्लेट देखो कैसे थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये नेगेटिवली चार्ज। और ये भी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, ऐसे था। तो अब बताओ स्विच को जब क्लोज करेंगे तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, स्विच को क्लोज करेंगे दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो देखो, मान लो मैंने इस वाली प्लेट का पोटेंशियल तो जीरो मान लिया एक तरफ का, और इधर का जो कॉमन पोटेंशियल है वो मान लो कुछ V डैश मान लिया। ठीक है, जब भी इनको आपस में कनेक्ट करेंगे सोचो, ये वाला तुम्हें जो है सर्किट ये दिखाई दे रहा होगा ये वाले केस में। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर मैं देखूं कि ये वाली जो प्लेट्स है, ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये वाली, इनकी बात कर रहा हूँ इनकी। ठीक है, तो ये आपस में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इनकी बात कर रहा हूँ, इन इन प्लेट्स को देखो ऐसे। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये जो बाकी दो प्लेट बची वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब इनका आपस में ही कनेक्शन है बस। ठीक है, तो इनका आपस में ही कनेक्शन है, तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा ना तो इन दोनों कैपेसिटर में आपस में चार्ज फ्लो करेगा। इन प्लेट्स में भी आपस में फ्लो करेगा, इन प्लेट्स में भी आपस में फ्लो करेगा। देखो अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पहले से ही कनेक्टेड, इनमें तो पहले ही फ्लो कर जाएगा, पर ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो इन पे तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहना है, इन दोनों के ऊपर क्या रहना है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहना है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो देखो अकेली प्लेट का कभी भी चार्ज नहीं चेंज होता है। ऐसा नहीं कि इस प्लेट का तो तुम चेंज कर दोगे माइनस वाली का, इसका तो तुमने बोला कि स्विच ओपन है तो माइनस वाली का तो चेंज होगा नहीं, उसे प्लस वाली का आपस में कनेक्ट कर दिया तो चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर में जब भी चार्ज चेंज होगा दोनों प्लेट्स का ही होगा। क्योंकि सोचो अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज चेंज कर दिया तो अपन ने तो बोला था कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। सिर्फ अकेले का चेंज करोगे तो दूसरे का तो प्लेट चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे का तो स्विच ही नहीं लगा हुआ, स्विच ओपन है ना। तो अकेली प्लेट का कभी भी चार्ज नहीं चेंज होता है।
जैसे कि ओनली इस प्लेट का चेंज हो जाए, इसका नो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ही दोनों प्लेट्स पे कैसा चार्ज रहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहता है। तो इसलिए चार्ज चेंज होगा तो दोनों का ही होगा, नहीं तो किसी का भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि मान लो स्विच को क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट में चार्ज चलता है, और दोनों प्लेट का पोटेंशियल कुछ कॉमन वी डैश हो जाता है। और ऐसे इन दोनों प्लेट्स में भी चार्ज चलता है, और मान लिया दोनों का पोटेंशियल कुछ कॉमन जीरो हो जाता है। अब अपन एक काम करते हैं, हमारा पर्पस है कि भाई दो चीजें निकालना है। क्या क्या चीज? एक तो एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी डैश माइनस जीरो, बताओ इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि इन दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। और दूसरा पर्पस जो है वो ये है कि जब ये चार्ज चलेगा वायर्स के अंदर, हीट भी जनरेट होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो हीट भी जनरेट होगी। तो हमें दो चीजें एक्चुअल में निकालनी है। एक तो अपन निकालने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कई बार कॉमन पोटेंशियल भी कह दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस निकालेंगे। तो भाई एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं। तो आगे देखो, मैं इधर लिख देता हूँ। बताओ, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो, टू कैलकुलेट है ना, आगे लिखते हैं टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला लगा के नीचे लिखते हैं, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन। यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन देखो लगा रहे हैं इस वाले सिस्टम के लिए, ठीक है ना। इस वाले सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, देखो क्या आएगा। लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, C1V1 इस पे, और नीचे वाली प्लेट पे भी क्या आ जाएगा, नीचे वाली प्लेट पे आ जाएगा C2V2 इक्वल टू। अब वही काम अपन राइट वाले सर्किट में भी कर रहे हैं, देखना अभी मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। वी डैश माइनस जीरो प्लस C2 इंटू वी डैश माइनस जीरो। ये देखो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, तो C1V1 प्लस C2V2, बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज था पहले, C1V1 था। इस प्लेट पे पहले कितना था, C2V2 था। तो दोनों पे टोटल चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये दोनों का और किसी से तो कनेक्शन है नहीं। ठीक है ना, इन दोनों का किसी और से तो कनेक्शन है नहीं।
तो इसलिए इनका चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व रहेगा तो बताओ, अब जो वी डैश तुमने निकाला, जो वी डैश तुमने निकाला वो कितना निकाला बताओ। जैसे वी डैश माइनस जीरो अगर अपन निकालने जा रहे हैं, तो वी डैश माइनस जीरो इक्वल टू, तो वी डैश माइनस जीरो इक्वल टू आ जाएगा C1V1। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो वी डैश का जो आंसर आ गया, सिंपल वी डैश अगर मैं इसको कह दूं, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। ये अपना फाइनल आंसर है भाई। इस रिजल्ट को हमें याद भी करना है, बाकी करना आसान है। C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। इस वी डैश को क्या कहते हैं, वी डैश को कहते हैं, मार्क कर लेना अपने हिसाब से, इस वी डैश को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। इस वी डैश को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरी चीज और निकालनी है, कौन सा भाई। अब एक मैंने दो बात बोली थी ना, एक तो कॉमन हमने पोटेंशियल निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। तो हीट प्रोड्यूस के लिए जाते हैं, देखो, तो टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस निकाला, जिसको हमने एच कह दिया, हीट एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू, ये इस तरह से लिख दें, देखो, यू इनिशियल सिस्टम माइनस यू फाइनल सिस्टम। यू इनिशियल सिस्टम माइनस यू फाइनल सिस्टम। ठीक है, यहां तक की बात बताओ समझ में आ गई। तो जो अपन आपस में कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वायर में चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उससे हीट जनरेट होगी। तो अब जरा इनके एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ। यू इनिशियल सिस्टम मतलब इसमें पहले से कितनी एनर्जी स्टोर थी बताओ, ये दोनों कैपेसिटर पहले से चार्ज थे, तो कितनी एनर्जी थी इनके अंदर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई। फिर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू, बाद में कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया दोनों के अक्रॉस, वी डैश हो गया। तो ये देखो, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, वी डैश का होल स्क्वायर। रिया, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ, अब जो वी डैश तुमने निकाला था ना ये वाला, इसको पुट करना है यहाँ पे। ये जो कॉमन पोटेंशियल निकाला था उसको यहाँ पुट करना है। तो पुट करके मैं दिखा तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उसके वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। वैसे तो अभी तुम होम पे ही बैठे हो, पर मतलब क्लास के बाद की बात है। ठीक है, तो अब इसको लगभग हाफ पे छोड़ देना कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, यूजिंग वैल्यू ऑफ, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ वी डैश, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ वी डैश। अब जो एच का आंसर आ जाएगा वो देखो क्या आ जाएगा, ये मैं रिजल्ट लिख, तुम कैलकुलेट खुद करना। ठीक है ना, लगभग हाफ पेज, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, पहले रफ में कर लेना चाहिए एक बार। ये आंसर आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बनेगा।
हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, ये देख के तुम्हें जो +1 में हमने वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो कोलिजन टॉपिक होता है ना, और उसमें जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाला जो टॉपिक था, तो उसमें मुझे बताओ, एक तो हमने वहां कॉमन वेलोसिटी निकाली थी, है ना, दो बॉल्स हैं आपस में स्टिक करके चले अगर आफ्टर कोलिजन, तो उनकी कॉमन वेलोसिटी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली थी, और उसका रिजल्ट क्या आया था, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 + M2। और वहां भी मैंने तुम्हें हीट प्रोड्यूस बताई थी या लॉस इन एनर्जी ऑफ सिस्टम बताया था। तो अब तुम्हें याद आएगा, ये भी वो आया था हाफ M1 M2 अपॉन M1 + M2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। वहां पे बेटा V1 V2 वेलोसिटीज थी, और यहाँ पे V1 V2 पोटेंशियल है। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा छोटा सा है, पर काफी क्वेश्चन इससे आए हुए, जेई मेन में नीट में दोनों से काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक तो केस ही हो गया, चलो सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, अब अपन अगला काम करते हैं, इसके अंदर केस 2 करते हैं। देखो, बस छोटा छोटा चेंज करना है केस 2 के अंदर। क्या चेंज करना है देखो, तो वो चेंजेस क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे भाई हमने अब केस 2 करना है। तो केस 2, तो देखो केस 2 के अंदर, केस 2 में लिख लो, इफ ऑपोजिट प्लेट्स, इफ ऑपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, आर कनेक्टेड टुगेदर, इफ ऑपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। देखो ऑपोजिट प्लेट्स, अब है ना, मैं रिजल्ट देखो क्या बनने वाला है। देखो वो सर्किट दोबारा बना लेते हैं एक बार, ऑपोजिट प्लेट्स को जोड़ना है ना। तो ये देखो वो स्विच लगा के जो सर्किट मैंने बताया था, उसी को बेटा दोबारा एक बार बना लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से। ये स्विच अभी क्लोज करेंगे, ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये स्विच, और अब की बार जो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो अब ये वही C1, ये C2, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस इज क्लोज्ड, एस को क्लोज कर दिया। तो क्लोज कर दिया, तो देखो ये जो प्लेट है वो कैसी चार्ज है, वो मान लो पॉजिटिव है, पर इस बार हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से, और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो ये ध्यान से बनाना तो, ठीक है ना। तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या लिखा मैंने ऊपर, इफ ऑपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। पिछले केस में क्या था भाई, सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इस बार ऑपोजिट प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो नया कुछ नहीं है, वही काम करना है क्या। पहले मैंने इसको मान लिया कॉमन पोटेंशियल V डैश, इसको मान लिया 0। अपन V1 V2 भी मान सकते थे, V1 डैश V2 डैश मान लेते, पर सिंप्लिसिटी के लिए एक तरफ के पोटेंशियल को 0 मान लिया। ठीक है, और एक तरफ का V डैश हो गया। अब हमें फाइनल, अब बात यह है कि फाइनली ये प्लेट कैसी हो जाएगी, है ना। पिछली बार तो मैंने क्या बोला था कि ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो पक्का फाइनल चार्ज भी कैसा था दोनों के ऊपर, पॉजिटिव ही आना था। पर इस बार दिक्कत है, इस बार एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, या फिर दोनों पे सेम आएगा।
तो देखो अल्टीमेटली होना क्या है ना, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आना है। अब वो नेचर कौन सा रहना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी इक्वेशन बताएगी। ठीक है, फाइनली दोनों पे सेम नेचर है, या तो देखो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ये बात किस पे डिपेंड करेगी, ये बात कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो तुम ये तो देखो सेम टू सेम लिख लो नीचे, दोबारा ये लिख लो दोबारा, टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे लिख लो इसको तो दोबारा सेम टू सेम, टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर कॉमा लगा के यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, यहां तक दोबारा रिपीट कर दो। टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस और यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन। और अभी जो इक्वेशन है इसमें देखो चेंज करना पड़ेगा, C1V1 माइनस C2V2। यहाँ देखो इस पे चार्ज कितना था बताओ पहले, पॉजिटिव, और इस पे कितना था, नेगेटिव। तो कनेक्ट करने के पहले इस पे C1V1 चार्ज था और इस पे कितना था, माइनस C2V2। ये देखो मैंने इसलिए प्लस और इसके साथ माइनस लगा। ठीक है, लगा देना देखो। और इसके बाद में भाई, इसके बाद में जो RHS तुम्हें दिख रहा है उसमें C1 × V डैश माइनस 0, वो तो वही करना पड़ेगा। फाइनली देखो सेटलमेंट होने के बाद कोई कॉमन पोटेंशियल हो जाना है और दोनों पे सेम नेचर का चार्ज हो जाना है। अब वो डिपेंड किस पे करेगा वो तुम देखो। देखो दोनों पे सेम नेचर का हो जाना है चार्ज, कितना हो जाना है वो भी अभी देखेंगे। तो तुम ये इक्वेशन रिपीट कर दो, मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ बस। तो तुम पूरा रिपीट कर देना एक बार, है ना, मैंने ऐसे इसको कर दिया। और नीचे भी मैंने इसको यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया। इसको रिपीट कर लो, फास्ट जरा रिपीट कर लो एक बार इसको। कविश लिख लिया बोलो। ठीक है, ये इक्वेशन वही रखनी है, बस बीच में नेगेटिव करना है, कारण समझ ही गए। इस पे पॉजिटिव, बिफोर क्लोजिंग द स्विच इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा है, नेगेटिव। तो मैंने तो यही तो किया है, बिफोर कनेक्शन सिस्टम का चार्ज, आफ्टर कनेक्शन सिस्टम का चार्ज। बोलो हरनूरप्रीत, क्लियर है बात। ठीक है, तो अब यहां से मैंने बोला कि C2V2 अगर बड़ा हो जाए, देखो भाई अब जो मैंने तुम्हें बोल रहा था ना कि भाई फाइनली क्या होना है, पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव होना है। तो अब तुम एक ध्यान दो बात, इधर देखना इस इक्वेशन को। अगर बताओ C1V1 बड़ा हो जाए, C2V2 कम हो, भाई ये C1V1 की वैल्यू ज्यादा हो, C2V2 कम हो, तो V डैश का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और V डैश पॉजिटिव आने का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हाई पोटेंशियल पे कौन हुआ, ये वाली प्लेट हुई। और लो पोटेंशियल पे कौन सी हुई, ये वाली प्लेट हुई। तो मतलब लेफ्ट वाली प्लेट, ये दोनों प्लेट कैसी रह जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और राइट वाली दोनों कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। कब, जब C1V1 ज्यादा हो, C2V2 कम हो। और उल्टा हो जाए तो, C2V2 ज्यादा हो जाए तो, ठीक है ना, अगर C2V2 ज्यादा हो जाएगा तो देखना भाई अगेन V डैश का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर C2V2 ज्यादा हो तो V डैश का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर C2V2 ज्यादा है और C1V1 कम है तो नेगेटिव आने का मतलब V डैश की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई। तो बताओ जीरो और नेगेटिव में मैं कंपेयर करूं तो कम कौन है, नेगेटिव ही कम है। तो नेगेटिव कम है, इसका मतलब बताओ ये दोनों प्लेट लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और ये दोनों प्लेट कैसे है, हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात, अगर C2V2 बड़ा हो, C2V2 बड़ा हो इसका मतलब मैंने बोला कि V डैश का आंसर माइनस में आएगा। और माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि पूरा जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव, V डैश माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल पे हो गया, जीरो के सामने कम हो गई है वैल्यू। तो लोअर पोटेंशियल पे आ गया, इसका मतलब ये दोनों प्लेट कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव, और ये दोनों कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कौन सी प्लेट पे चार्ज कैसा रहने वाला है वो डिपेंड करेगा C1V1 और C2V2 की वैल्यू पर। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। तो ये V डैश तो ये हो गया। अब देखो अगली चीज क्या है, ये भी रिपीट कर लेना नीचे। म्यूचुअल कन नहीं, ये सॉरी, ये म्यूचुअल कनेक्शन छोड़ो, नीचे वाली जो चीज में लिखी ना, टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस, ये रिपीट कर लेना वापस। टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड, इस वाली कंडीशन का हीट प्रोड्यूस लिख लो। टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड। और इस बार दोबारा कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काम लिख लो डायरेक्ट।
जो अपन इस बार जब इसको यू इनिशियल सिस्टम माइनस यू फाइनल सिस्टम करेंगे ना, तो जो आंसर बनेगा, बस इस बार तुम्हें कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। इस बार आंसर जो बनता है ना वो ये बनता है, आंसर भाई ये बनता है। बस इसके बाद तुम सीधे ये लिख लेना, यू इनिशियल सिस्टम माइनस यू फाइनल सिस्टम तो लिखना ही है। उसके बाद में ये एच का आंसर ये लिखना, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 + V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगमनूर क्लियर है बात? समझ आ रहा है ना सबको भाई? समझ आ रहा है तो हैंड रेस कर दो एक बार, मुझे पता लग जाए कि क्लियर हो रही है सबको बात। सब हैंड रेस कर दो, जो जो बात मेरी समझ रहे हैं वो जरा हैंड रेस कर दो ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, जिन जिन को मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई बेटा, सब लोग हैंड रेस कर दो। इसमें हैंड रेस का एक ऑप्शन है, जिन जिन को मेरी बात समझ में आ गई, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो दैट मुझे दिखे कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो मैं एक बार हल्का सा, देखो एक बार समराइज कर देता हूँ फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों जो कैपेसिटर थे ना उनको चार्ज किया था अलग से बैटरी से। ठीक है, फिर मैंने बोला दोनों की चार्जिंग बैटरीज क्या करनी है, रिमूव करनी है, और दोनों कैपेसिटर्स को आपस में ही जोड़ देना। आपस में जोड़ने को यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, क्योंकि बताओ ये पैरेलल में तो हो गए, और क्या हो गया बताओ, ये पैरेलल कनेक्शन ही है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे कि फाइनली ये कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो फाइनली वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाए। क्लियर है बात? तो उसके बाद मैंने बोला दो तरीके हैं फिर जोड़ने के भी भाई, या तो दोनों की सिमिलर प्लेट कनेक्ट करी जाए, या दोनों की आपस में ऑपोजिट प्लेट कनेक्ट करी जाए। अगर सिमिलर प्लेट कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, मैंने बोला तुम तो कुछ नहीं, बस चार्ज कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लगा के तुम्हें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी आ जाएगी, और एक्सप्रेशन याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। कॉमन पोटेंशियल और जो हीट प्रोड्यूस है ना, ये कम से कम याद रखना। तो तुम तो वो वाला याद रखो, किसमें सिमिलर प्लेट वाला याद रखो बस। तो क्या एक्सप्रेशन बना, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, और हीट प्रोड्यूस का आंसर बना हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया भी ऑपोजिट अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो चार्ज कंजर्वेशन वाली दिमाग में अगर रहेगी ना फोटो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, C1 V1 - C2 V2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, और दूसरा हीट प्रोड्यूस में जो V1 - V2 का होल स्क्वायर आया था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, V2 की जगह तुम तो -V2 डाल दो वहां, है ना, तो V2 की जगह -V2 डालोगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, V1 + V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो अब क्वेश्चन लिखो, बढ़िया एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो इस टॉपिक के, तो ये अपने को क्लियर हो जाएगा। तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। देयर इज, है ना, मैं बोल के बता रहा हूँ तुम लिख लेना। देयर इज ए कैपेसिटर, देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज अप टू, चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, it is connected, it is connected with an uncharged capacitor, it is connected with an uncharged capacitor of capacitance 2C, uncharged capacitor of capacitance 2C, calculate,
कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट लिखो, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट लिखो, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्शन, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्शन। सेकंड पार्ट लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड। थर्ड लिखो, फ्रैक्शनल लॉस, थर्ड लिखना है फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो करो भाई, पहले दो पार्ट तो इजीली देखो समझ में आनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इसमें मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़े हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जोड़े हैं? क्या ये बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो जरूरत नहीं है इसमें बताने की, क्यों नहीं है? क्योंकि बताओ एक कैपेसिटर तो अनचार्ज ही है, तो बताओ अनचार्ज है तो मैं किसी अनचार्ज में तो भाई जीरो चार्ज है ना, तो जीरो चार्ज वाले को तो मैं पॉजिटिव से जोड़ूं नेगेटिव से जोड़ूं, क्या फर्क पड़ना है? तो इसलिए वो चीज यहाँ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन में बताया जाएगा कि किसको किससे जोड़ना है, और अगर कुछ ना बताया जाए तो सिमिलर प्लेट्स ही आपस में जोड़नी होती है। ठीक है, कुछ अगर नहीं बताया हो तो हमें सिमिलर प्लेट्स को ही आपस में जोड़ना होता है। तो चलो करते हैं फिर, करो जरा। हाँ, मैं जिससे पूछूं ना वो मुझे बता देना, वो अनम्यूट करके मुझे आंसर बताना। जिससे पूछूं वही बताना बस। पहले पार्ट का आंसर मुझे बताना, देखो जिससे पूछूं बस वो बताना, वो अपने आप को अनम्यूट करना और वो बताना सिर्फ। हाँ भाविका बताओ जरा, क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्ट का? V/3। V/3 आ रहा है। चलो भाई यस देख सर। लेते हैं पहले पार्ट का आंसर V/3। बोलो भाई, हार्दिक एग्री करते हो आंसर से? यस सर। ओके, देखो भाई पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। V/3 बिल्कुल सही आंसर है। कॉमन पोटेंशियल डायरेक्ट अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये लगा दिया मैंने तो सीधे। तो V डैश जो है C1V1 मतलब C, और V1 तो V, प्लस बताओ दूसरा क्या है, अनचार्ज। और नीचे क्या करूं, C+2C। तो आंसर क्या बना? बिल्कुल सही है, पहले पार्ट का आंसर भाई V/3 आ रहा है। ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट, मैं जिससे पूछूं वो बताना, देखो सॉल्व करके रखो, सॉल्व करके रखो, मैं जिससे पूछूं वो बताना मुझे। अवनी जोशन बताओ, समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अवनी, अवनी बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बताओगे? अनम्यूट करके बोलो जरा। लक्ष्य बताओ क्या आंसर आ रहा है? यस सर। क्या आंसर आया बताओ सेकंड पार्ट का? CV²/3। CV²/3 बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। CV²/3 बताओ, एग्री करते हैं सब लोग?
ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल लगा लो फॉर्मूला, फिर थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट कैसे करोगे देखते हैं जरा, किस किस का आंसर आता है थर्ड पार्ट का। ठीक है, जिसका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाए वो इसमें जो हैंड रेस का ऑप्शन है ना, वो करना। सर एक बार थर्ड पार्ट रिपीट कर दोगे, क्वेश्चन में था क्या? थर्ड पार्ट लिखो, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, थैंक यू सर। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, क्षितिज बताओ क्या आंसर है थर्ड पार्ट का। सर 2/3। 2/3 आ रहा है। ओके, यदुनंदन बोलो तुम्हारा भी सेम आ रहा है। यस सर, 2/3। 2/3 फ्रैक्शनल लॉस। देखो भाई, सेकंड पार्ट तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ एक बार। सेकंड पार्ट का आंसर CV²/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर था, है ना। मैं फिर भी यहाँ एक बार कर देता हूँ, फिर अपन थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाफ C × 2C अपॉन C + 2C। और यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया पहले को V - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना, ये 2 मैंने कट कर दिए, और ये आंसर तो परफेक्ट है। इट इज CV²/3। CV²/3। तो सेकंड पार्ट तो यही है, बिल्कुल सही बात है सेकंड तो। अब थर्ड पार्ट करता हूँ। देखो 2/3 मुझे आंसर लोगों ने बताया, है ना। तो 2/3 आंसर के अलावा किसी ने आंसर बताना हो तो जरा वो अनम्यूट करके मुझे आंसर बोले, 2/3 के अलावा किसी को लगता हो तो। मैंने क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैंने क्वेश्चन पूछा फ्रैक्शनल लॉस का, तो देखो मैं पहले ये बता दूं फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या होगा, है ना। फ्रैक्शनल लॉस का मतलब भाई ये होगा कि लॉ, फ्रैक्शनल मतलब वो परसेंटेज लॉस ही तो है एक तरह से, और क्या है ये? अरे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और तो वही बात है ना सारी, है ना। तो देखो मैं फ्रैक्शनल लॉस का मतलब और परसेंटेज लॉस का मतलब एक ही होता है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता केवल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन यू इनिशियल सिस्टम, दिस इज फ्रैक्शनल लॉस। या फिर इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू इनिशियल सिस्टम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू इनिशियल सिस्टम। तो अब डेल्टा यू तो हीट ही तो है। देखो वैसे यू फाइनल कम होगा और यू इनिशियल ज्यादा होगा। अरे हो गई भाई, यू डिफरेंस जो है वही तो हीट बननी है। फाइनल एनर्जी सिस्टम में कम रहेगी, इनिशियली सिस्टम में एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो आंसर माइनस में आएगा। पर पहले ही जब मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल लॉस है तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन अगर ऑप्शन में दोनों हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर हो, तो ऐसे केस में अपन किसके साथ जाएंगे? इस केस में अपन नेगेटिव वाले आंसर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि भाई फिलहाल तो नेगेटिव में आना चाहिए आंसर। अगर साइन के साथ आंसर होगा ना तो अपन नेगेटिव ही आंसर बताएंगे, पर अगर लॉस वर्ड लिख दिया तो फिर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बताओ डेल्टा यू तो अभी अभी निकाल ही लिया, डेल्टा यू तो ये रहा। तो इट इज व्हाट CV²/3 डिवाइडेड बाय क्या करूं भाई, इनिशियल एनर्जी सिस्टम में कितनी थी? इनिशियल एनर्जी कितनी थी भाई? एक ही कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, दूसरा तो खाली था, कोई एनर्जी नहीं थी उसमें, मतलब दूसरे में कितनी एनर्जी है? 0। कभी कभी दूसरे में भी एनर्जी हो सकती है। तो सॉल्व करके देखो परफेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2/3 आंसर है। और परसेंटेज का आंसर बोलेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बिकम 66.6%। ठीक है, अगर परसेंटेज लॉस का आंसर पूछते तो बताओ 100 से मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, तो 66.6% आंसर बन जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात लगी मुझे, तुम्हें समझ में आ गई मेरी बात। अब अगला क्वेश्चन देखो मैं देता हूँ। ये एक PYQ है, जेई मेन और नीट दोनों में सेम टू सेम सवाल ही आया हुआ है, डेटा ही बस डिफर करता था दोनों जगह। वो क्वेश्चन देखो अब करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना, ये दोनों में ही क्वेश्चन आया हुआ है।
ये कुछ इस तरह का है सर्किट। मैं एक बार बना देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो समझते हुए चलना। अपन बहुत बढ़िया से कर लेंगे, ऑनलाइन में भी सारी चीज बहुत अच्छी समझ लेंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। सी और 2C, ये 1 और ये 2। बनाओ, देखो सर्किट बनाओगे। ये इसको ना टू वे की कहते हैं। ये टू वे की होती है ऐसे, मतलब मैं 1 पे जोड़ के रखूंगा। 1 पे जहां मैंने डार्क लाइन बना रखी है ना, मतलब 1 से कनेक्टेड है अभी। और डॉटेड लाइन जहां बना रखा है, मतलब वहां मैं कनेक्ट कर सकता हूं चाहूं तो। फिलहाल नहीं है कनेक्टेड। फिलहाल किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू एक C है, एक 4C कर लो, चलो ना इसको 4C कर लेना वैल्यू को। इस वैल्यू को 4C कर लेना। 4C। चलो स्टेटमेंट लिख लो पहले। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। परसेंटेज ऑफ इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट आफ्टर की इज शिफ्टेड टू, आफ्टर की इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, आफ्टर की इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2। सोचो जरा, पहले तुम सोचो, थोड़ा टाइम देता हूं मैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा। आंसर कौन कौन बचे, जो जो सॉल्व करता जाए ना वो इसमें हैंड रेज करते जाना। ए बैच के लिए देखो, आज थोड़ा सा एक रिपीट लेक्चर ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्लास एक ही हो पाई थी ना परसों मॉर्निंग में, फिर क्लास नहीं हो पाई थी। तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, वो अपना रफली इसको सॉल्व कर लें। हाँ, अमितोज बता सकते हो आंसर? 80%। 80% आ रहा है, ओके। आदित्य? सर 80%। 80। विदिका? सर 80%। 80% आ रहा है। देखो भाई सुनो बात, 80% आंसर तो देखो एकदम सही है। पर अब मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ क्या है इसमें, कंसेप्ट क्या है। देखो है क्या ना इसमें, देखो जब 1 से कनेक्टेड था ना, जब ये 1 से कनेक्टेड था, तो उस केस में क्या हो रहा था बताओ? ये चार्ज हो रहा था। जब ये 1 से कनेक्टेड था तब ये चार्ज हो रहा था बताओ, ये देखो बैटरी से कनेक्टेड है। और जब मैं 1 से हटा के 2 पे जोड़ दूंगा, जब बेटा 1 से इसका कनेक्शन तोड़ूंगा और 2 पे जोड़ूंगा, तो ये देखो 2 से जोड़ दिया मैंने। तो बताओ बैटरी से तो बाहर हो जाएगा ना सर्किट? अरे बैटरी सर्किट से बाहर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले 1 से कनेक्टेड था, ठीक है। अब मैंने 1 से हटा के 2 पे जोड़े, इसको टू वे की बोलते हैं। टू वे की, इसको टू वे की कह बोलते हैं इस तरह के कनेक्शन जब भी होते हैं। तो कई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए टू वे की, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। 1 से पहले कनेक्टेड था, अब 2 पे जोड़ दिया। तो एक बात ध्यान से देखो कि पहले जब ये 1 से कनेक्टेड था, अरे भाई जब ये पहले 1 से कनेक्टेड था, तब ये चार्जिंग चल रही थी। उसके बाद जब मैंने 1 से कनेक्शन तोड़ा, तो फिर अब क्या हुआ बताओ? अब एक तरह से केस क्या बन गया?
एक चार्ज कैपेसिटर को हमने किससे जोड़ दिया है? अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया है, बिना बैटरी। बिना बैटरी वाला एक टॉपिक था ये पूरा, म्यूचुअल कनेक्शन में बैटरी थोड़ी होती पूरा आपस में। बैटरी तो चार्ज करने के लिए थी, अब वो हट गई बस। तो पहले एक चार्ज कैपेसिटर हुआ, मतलब एक मानो कि जो पिछला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है ये, पर मैंने उसको एक ही सर्किट में बना दिया है। अरे पीछे मैंने क्या बोला था कि एक चार्ज कैपेसिटर अप टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, फिर मैंने उसको किसके साथ जोड़ा था? एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ा था, उसकी कैपेसिटेंस क्या थी? 2C थी। तो क्या फर्क है? यही तो है, पहले चार्ज हो रहा है और फिर इसको मैंने यहां से हटा दिया, इसके साथ जोड़ दिया। तो फिर अब क्या हो जाएगा? ये इसके साथ म्यूचुअल कनेक्शन हो गया है। तो जब म्यूचुअल कनेक्शन हो गया तो जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया वो चीज आ गई है। तो मुझे कह रहे हैं कितना परसेंट, तो मुझे तो और कुछ नहीं समझ में आया। मैंने बोला लेट X%, let X% is converted into heat। मान लो X% हीट में कन्वर्ट हुआ, X%, ठीक है, ये X% जो है हीट में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब U इनिशियल इनटू X% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? H लिख सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही है क्या बात? मैं तो बिल्कुल ही एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। मुझे बोला अच्छा इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कितना परसेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला X% हो जाएगा। या फिर तुम उससे भी कर सकते हो, जो भी डेल्टा U बाई यू बताया था मैंने, है ना, फ्रैक्शनल लॉस, उससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। डेल्टा U बाई यू को इंटू 100 कर दोगे, उससे भी आंसर आ जाए। पर मैं एकदम स्क्रैच से उठा रहा हूँ, मान लो X% किया। तो बताओ भाई इनिशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल एनर्जी सिस्टम में हाफ CV² थी। ठीक है, नहीं बताओ, एक ही के पास तो थी भाई, दूसरा तो अनचार्ज था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उसको क्या मानना है? अनचार्ज मानना है। बोलो गुरशान, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो X डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू क्या कर देंगे? इक्वल टू हीट। हीट क्या है? हीट का तो फॉर्मूला आता है हमें। क्या होता है भाई फॉर्मूला? हाफ C1 C2, हाफ C1 C2। मतलब क्या है बताओ? 4C है। C2 मतलब है 4C अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू क्या लिखूं? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई ठीक है क्या? ठीक है, यहां तक ठीक है बस, अब तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है तुम्हें। सॉल्व कर लो ध्यान से, एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो एक्स की वैल्यू 80 आ रही होगी। हर्षित आ जाएगी बोलो? ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। एक्स विल बी इक्वल टू 80। सॉल्व कर लो भाई, अच्छे से कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देखो होमवर्क दे रहा हूँ, जो तुम ट्राई करना, हालांकि थोड़ा सा तो अलग है, पर चलो जितना तुम्हें समझ में आए करना। फिर मैं बताऊंगा उसकी डिटेल, है ना, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तुम वो क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। थोड़ा सा तो अलग है, पर देखते हैं कितने लोग उसको कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। ट्राई करना, थोड़ा सा तो अलग काम इसमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक सर्किट में दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। इधर ऐसे अर्थिंग दे रखी, और ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरड। और ये स्विच है। और नई बात भाई ये है कि इन पे पहले से ही चार्ज है ना। तो मेरे पास थोड़ा सा जगह का कंस्ट्रेंट हो रहा है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, तुम समझ जाओगे -50 माइक्रोकूलम। और ये जो प्लेट है, ये वाली इधर वाली, इस पे चार्ज है 50 माइक्रोकूलम। तो इस वाले पे चार्ज है
100 माइक्रो कूलम, और इस प्लेट पे चार्ज है -100 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये इधर 100 है और ये माइनस, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? -50 इस पे +50, इस पे -100, इस पे 100, और एक तरफ अर्थिंग दे रखी है और स्विच है। दूसरा भी मैं लिखता हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल ही सेम है, बस एक चेंज मुझे करना है। इधर भी अर्थिंग है इसमें, और चार्ज वगैरह वो सब वही है, कैपेसिटेंस भी वही है, 2 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड, ये वही, इस पे 50, इस पे -50, इस पे +100, इस पे -100। ये है स्विच। बना लो, देखो ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिख लो पहले। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच आफ्टर इट इज क्लोज्ड, आफ्टर इट इज क्लोज्ड। एक हिंट मुझे देना है, मैंने अभी एक कंसेप्ट तुम्हें बताया था कि भाई अकेली प्लेट का चार्ज नहीं कभी चेंज होता है। ठीक है ना? देखो इस वाले में मुझे एक नई बात समझानी है बस, उसके बाद तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो, फिर नया कुछ बताने लायक नहीं है। जब इसको क्लोज करेंगे ना, तो ये दोनों प्लेट तो आपस में जुड़ गई, बट ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो सिंगल प्लेट का चार्ज कभी नहीं बदल सकता, कैपेसिटर में हमेशा चार्ज बदलेगा तो दोनों का ही बदलेगा, नहीं तो एक का भी नहीं बदलेगा। पर इसमें क्या हुआ, इसमें इधर भी अर्थिंग है, इधर भी अर्थिंग है, तो बताओ मैंने क्या कहा था तुम्हें, अर्थ अर्थ भी तो एक कंडक्टिंग वायर जैसे बिहेव करता है। तो हम क्या मान सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वायर लगा। अब चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच कैसे निकालते हैं, किसी भी एक प्लेट पे फाइनल चार्ज माइनस उसी प्लेट पे क्या, इनिशियल चार्ज। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, अब ट्राई करना तुम इसको, फिर अपन अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आई होगी बात। ये पहली क्लास लगी है ऑनलाइन, मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके लिए, है ना? तो पर मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें मेरी पूरी बात कन्वे हो। ठीक है, एक दो क्लास में कंफर्टेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा लंबा ये चला केस तो फिर अपने को आदत डालनी पड़ेगी, और अगर जल्दी से ओपन हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक टाइम डाउट का भी एक सेशन अरेंज करूंगा, है ना? मोस्ट प्रोबेबली कल ही का मैं तुम्हें कोई टाइम मैसेज करा दूंगा, कि उस टाइम पे मैं ऑन रखूंगा ना, उस टाइम जिसको भी डाउट पूछना वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? वो मुझसे डाउट पूछ सकता है उस टाइम। ठीक है, तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तुम्हें मैसेज में आ जाए, तो उसमें जिसको भी डाउट पूछना वो कनेक्ट कर सकता है। तो एक बार थॉरोली रिवाइज करना आज जो मैंने कराया, ठीक है ना? सो दैट लिख के एक बार सारी चीज कर लेना, ताकि अगली क्लास में जो अपन इससे कनेक्टेड काम करें तो हमें सब सब कुछ ठीक से समझ में आए। ठीक है, चलो, ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।